नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद से बिहार की सियासत काफी गर्मा गई है, क्योंकि पहले इन दोनों की मुलाकात हुई और अब आरजेडी की बैठक चल रही है। ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्या कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नीतीश और तेजस्वी के मुलाकात के बाद बिहार की सियासत क्यों गर्मा गई। तो वहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात के बाद से बीजेपी खेमे में टेंशन बढ़ गई, एनडीए की टेंशन बढ़ गई। तो क्या ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी, आरएलएम प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी, कांग्रेस प्रवक्ता हसनैन कैसर जी, आरजेडी प्रवक्ता आरजू खान जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी से लेना चाहूंगी। सौरभ जी, पहले सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई और अब आरजेडी की बैठक हो रही है। क्या कुछ बड़ा होने वाला है क्या? जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि ये चर्चा स्वाभाविक है, क्योंकि जी बिहार की जो राजनीति है उसका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें या फिर नीतीश कुमार का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जब जब नीतीश कुमार चाहे जिधर भी रहे, अगर वो बीजेपी में रहेंगे, अगर आरजेडी के नेताओं से उनकी मुलाकात होगी या बातचीत होगी, तब तब ये बातें जरूर उठेगी कि क्या आने वाले समय में बिहार में कुछ नया होने वाला है या कुछ बिल्कुल। बड़ा खेल होने वाला है, जो पहले भी 4 बार हो चुका है। तो निश्चित रूप से करीब 8 महीने के बाद कल नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। हालांकि मुलाकात का जो मुलाकात का जो उद्देश्य था वो बिल्कुल अलग था, क्योंकि कल जी सरकार को ये फैसला लेना था कि सूचना आयुक्त का जो पद काफी दिनों से रिक्त था, वैकेंट था, उसमें सरकार को निर्णय लेना था कि उसमें आखिर किसको बनाया जाए। तो उसका जो प्रोसेस है उस कमिटी में या जो भी डिसीजन होता है उसमें नेता प्रतिपक्ष भी उसके मेंबर होते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष को जाना उसमें अनिवार्य था और तेजस्वी यादव गए भी। हालांकि उसके बाद सहमति भी बन गई। जिन 2 नामों पर सहमति बनी कि अगले मतलब वो 2 नाम कौन होंगे जो सूचना आयुक्त जी बनाए जाएंगे बिहार सरकार की तरफ से, उनके नाम पर मुहर लग गई। और उसके बाद करीब मुझे लगता है कि आधे घंटे के अंदर तेजस्वी यादव जो है उस मीटिंग से बाहर निकले, मीडिया के सामने उन्होंने बयान दिया और उसके बाद वो अपने आवास चले गए। और उसके बाद आज जो है, आज आरजेडी ने एक बड़ी बैठक बुलाई। जी बड़ी मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें तमाम आरजेडी के जो एमपी हैं, जो एमएलए हैं, जो एमएलसी हैं, सभी को बुलाया गया है। और इसके साथ साथ जो एक्स एमपी है या एक्स एमएलए है, एक्स एमएलसी है, सबको बुलाया गया है इस बैठक में। निश्चित रूप से ये एक बड़ी बैठक है आरजेडी के लिए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में पार्टी की रणनीति क्या होगी, पार्टी के मुद्दे क्या होंगे, और जिस जी तरीके से तेजस्वी यादव आभार यात्रा पर निकलने वाले हैं, तो उसमें कैसी तैयारी होनी चाहिए जिले में, वो सारी बातों पर इस मीटिंग में चर्चा होगी। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा एक बार फिर से होने लगी है कि क्या हम्म। नीतीश कुमार एक बार फिर से गठबंधन बदलेंगे, क्या एक बार फिर से वो महागठबंधन में शामिल होंगे। निश्चित रूप से ये हमेशा होगा सभा, ये आज जी पहली बार नहीं हुई है, ये आगे भी होगा। और जब वो तब होगा जब जब नीतीश कुमार की मुलाकात या तो तेजस्वी यादव से होगी या फिर लालू यादव से। बिल्कुल। चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं आरजू खान जी का। आरजू जी, बड़ी बैठक हो रही है आरजेडी की, क्या कुछ अहम फैसला लेने वाले हैं? जी हेलो। जी आरजू जी, आवाज आ रही है आपको?
आरजू जी। जी हाँ, पूछे, फिर से एक बार सवाल पूछे, आवाज रह रह के चली जा आरजू रही जी, है। मेरा सवाल ये है कि बड़ी बैठक हो रही है आरजेडी की, कुछ अहम फैसला लिया जाएगा क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये संवैधानिक थी, ये जो मीटिंग थी वो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत थी। इस मुलाकात को बिहार के जो नए सूचना आयुक्त है, जैसा कि सौरभ जी ने बता रहे थे, उनकी नियुक्ति को लेकर ये चर्चा हुई थी। तो बता दें कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति जो होती है वो मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष दोनों मिलकर ही करते हैं। तो इसमें आम सहमति भी बन चुकी है, जैसा कि सौरभ जी ने बताया है। तो ये एक संवैधानिक मुलाकात था। लेकिन राजनीति में आप जानती हैं कि संभावनाएं कभी खत्म थोड़ी होती हैं, संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती है। अब देखिए, देश के जो है गृह मंत्री जी ने क्या कहा था नीतीश कुमार जी के लिए, कि हम उनके लिए दरवाजे फाटक जो है वो बंद हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद फिर पता चलता है कि वो अपने साथ मिलाने का काम करते हैं। तो संभावनाएं तो बनी रहती है ना, इससे इनकार कहाँ किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन वो सबसे बड़ी चीज ये है कि वो एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उन लोगों का मिलना हुआ 8 महीने के बाद, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। तो इसको अगर दूसरे तरीके से देखा जा रहा है तो सबका अपना अपना नजरिया है और बात करने का अपना अपना तरीका है। तो ये चीजें हैं। हाँ, लेकिन एक चीज और भी मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अनुशासन की बात करते हैं नीतीश कुमार जी, तो ये जो क्राइम बुलेटिन जो हमारे तरफ से जो जारी हो रहा है लगातार, रोज जो हमारे नेता प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो रोज क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और ये चीजें पे हमको उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी जरूर संज्ञान लेंगे। और देखिए वो क्या क्या करते हैं, तो ये आने वाला ये वक्त बताएगा। लेकिन मैं एक औपचारिक तौर पर ये जो है ये संवैधानिक मीटिंग थी, उस संवैधानिक मीटिंग में दोनों लोग मिले हैं। सचिव नियुक्त की जो है, जो सूचना आयुक्त नियुक्ति जो हुई वो उसको लेके मिलना हुआ था। चलिए ठीक है आरजू खान जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं सुमित जी का। सुमित जी, अभी आरजू जी ने भी बड़ी बात कह दी है कि संभावनाओं से तो इनकार नहीं किया जा सकता है। तो जब से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है, सियासी गलियारों में हलचलें तो तेज हो गई कि कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला है। क्या लगता है आपको? देखिए सभा जी, दो प्रश्न निकल करके आते हैं। एक तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हम कहीं ना कहीं मुद्दे से भटक रहे हैं, और या फिर मुद्दे से हमें भटकाया जा रहा है, ये भी देखने की बात है। तेजस्वी जी जिस प्रकार से बड़ी बैठक कर रहे हैं, उस बड़ी बैठक के प्रारूप को भी कहीं ना कहीं समझने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आरजेडी में एक बड़ी टूट की तरफ ये इशारा है, और जिसको कहीं ना कहीं संभालने के लिए तेजस्वी जी, आप तेजस्वी जी के बयानों को देखें, जिस तरीके से वो हताश रहते हैं, जिस तरीके से परेशान रहते हैं, जिस तरीके से वो दिग्भ्रमित रहते हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी टूट को कहीं ना कहीं संभालने के लिए ये लगे हैं। मैं तो सभा जी बहुत ही आश्चर्यचकित होऊंगा कि कहीं ना कहीं हम सभी को ये देखना पड़ेगा कि तेज प्रताप जी कहाँ हैं आजकल। तेज प्रताप जी से अभी कुछ देर पहले मैं उनका एक बयान सुन रहा था। वो जिस तरीके से भगवत कथा करा रहे थे और उनसे पूछा गया कि तेजस्वी जी कहाँ हैं और तेजस्वी जी से आपका संवाद हुआ कि नहीं, तो वो अचानक से कहते हैं कि नहीं, मैं इन चीजों में नहीं पड़ता और मेरी उनसे बात नहीं हुई। तो ये भी समझना है ना कि जिस तरीके से बड़े भाई का अधिकार उन्होंने छीना है, उस तरीके से बड़े भाई जो हैं वो हाशिए पे खड़े हो गए। तो इस पर भी अगर आने वाले समय में प्रश्न खड़े किए जाएंगे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बात होती है, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जिस तरीके से अपमानित करने का काम, जिस तरीके से दबाव में डालने का काम, ये 18 महीने में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि किस तरीके से अपराधी बेलगाम हो रहे थे, किस तरीके से बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, शिक्षा माफिया, जो राजद से जुड़े हुए लोग, ये कहीं ना कहीं उदंड और उपद्रवी हो चुके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इनके साथ संबंध छोड़ दिया। तो जब ये संबंध इन्होंने छोड़ा तो ऐसे लोगों को क्या दिखाई देता है? ऐसे लोगों को सिर्फ आरोप की राजनीति करते हैं ये लोग। एक तरफ ये डोमिसाइल नीति की बात करते हैं और उन्हीं चीजों को खंडित भी करते हैं। सभा जी एक तरफ ये डोमिसाइल नीति की बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हास्यास्पद बात ये निकल करके आती है
कि कैसे ये अपनी पार्टी में ही MP MLA भी एक्सपोर्ट क्वालिटी के लेकर के आते हैं और बात करते हैं किसकी, तो बिहारी अस्मिता की। तो लालू जी से लेगेसी में क्या मिला तेजस्वी जी को? चोरी करना सीखा है, बिहार के लोगों को कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करना सीखा है और क्रेडिट चुराना सीखा है। ये अभी आभार यात्रा की बात हो रही थी, मैं तो सोच के परेशान हूँ कि जब ये आभार यात्रा में निकलेंगे तो लोगों को कैसे जवाब नहीं दिया उनके गया। सवालों का जवाब कैसे देंगे? अरे अर्जुन जी दीजिएगा जवाब, आपका मौका आएगा, बेचैन होने की क्या? तो फिर तो मैं भी परेशान करूँ, ये तो ठीक नहीं है ना। जब आप बात नहीं करने दीजिएगा अर्जुन जी, तो परेशानी आपको होगी, मुझे नहीं होगी। देखिए एक तरफ अपनी बात पूरी कीजिए, फिर आशु जी से जवाब लेंगे। जी एक क्राइम बुलेटिन की बात करते हैं, इनके नेता क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं। इनको कहीं ना कहीं अपने पिताजी से भी कुछ सीखना चाहिए था। पहले भी इनकी पार्टी के द्वारा क्राइम बुलेटिन जारी होता था, लेकिन क्रेडिट स्वयं लालू प्रसाद जी लेते थे। अब ये क्रेडिट नहीं लेते हैं, ये उसका क्रेडिट दूसरों के ऊपर थोप रहे हैं, क्राइम बुलेटिन का क्रेडिट। तो ये भी बिहार की जनता बहुत अच्छे से जानती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के बहकावे में लोग पढ़ने वाले नहीं है। सौरभ जी यहाँ बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे से चीजों को समझाया और मैं कहीं ना कहीं सीखता हूं उनसे। तो जो चीजें उन्होंने बताई, और मुझे लगता है कि बिहार को एक नई दिशा और दशा जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आज JDU मिल करके देने जा रही है। और ये लोग हारे टूटे थके और हताश लोग जो हैं, ये अपनी पार्टी के कुनबे को बचाने के लिए एक तरफ संगठित होते दिखाई दे रहे हैं। चलिए ठीक है सुमित जी, फिर आपका रुख करेंगे, आशु जी से जवाब ले लेते हैं। आशु जी देखिए, ये इन्होंने सुमित शशांक जी जो है मेरे मित्र हैं, और किस तरीके से बारीकी से वो जो है डिबेट को दूसरी तरफ ले जाना चाहते थे। तो क्या मैं इनसे पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा कि अभी एक हफ्ते पहले 150 आदमियों को बेरोजगार कर दिया गया। जनता दल यूनाइटेड से प्रदेश कार्यकारिणी की पूरी टीम ही बदल दी गई। तो ये किस चीज का डर था? ये डर था या फिर ये ऐसे ही लगातार होते रहता है? और अभी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम MLA MPओं की भी बैठक हुई थी। तो क्यों इनको किस चीज का डर सता रहा है? वो लगातार ये क्यों बैठक पे बैठक कर रहे हैं? और इन्होंने तेज प्रताप यादव जी को लेकर एक बात कहा, इन्होंने अडवाणी जी के साथ क्या किया? दर्शक दीर्घा में बिठा दिया और ये उपदेश देने के लिए मेरे पास आ जाते हैं, ये हमको कहते हैं और ये बताते हैं क्राइम बुलेटिन के बारे में, ये अपनी प्रतिक्रिया देते हैं जैसे लगता है कि हम लोग मोल भाव वाले मार्केट में बैठे हैं। तो जिस वक्त में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी यादव जी जब थी, तो उस वक्त में इनको ये बताना चाहिए कि हम लोगों ने NCRB का डेटा जो है, जो राष्ट्रीय जनता दल का डेटा नहीं होता है, वो भारतीय जनता पार्टी का भी डेटा नहीं होता है, वो भारत सरकार का डेटा होता है। उस चीज को हमने पटल पे उतारा। और जब राबड़ी देवी तत्कालीन मुख्यमंत्री 2005 से पहले हुआ करते थे, तो उस वक्त में झारखंड और बिहार एक साथ हुआ करता था। आप जब आए, NDA की जब गवर्नमेंट आई, जो हुकूमत आई, तो आपको बिहार अकेला मिला था। उसके बाद भी आप इतने जो है हर चीज में NCRB के डेटा के हिसाब से अब डबल और ट्रिपल के फिगर में है। उसके बाद भी जो है आप एक बात बनाते हैं, मनगढ़ंत चीजें बताते हैं। आप बताइए ना, आपने अडवाणी जी को ऐसे क्यों किया? थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज, अडवाणी जी के साथ आपने ऐसा क्यों किया? चलिए ठीक है आशु जी, और आपके अंदर बेचैनी क्यों है? जी भी हमारे साथ हैं। आपके आशु जी ठीक है, फिर आपका रुख करेंगे। आशु जी फिर रुख करेंगे आपका। तो डॉक्टर हसनैन कैसे जी का रुख करते हैं? हसनैन जी, अगर बात करें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात की, तो उसके बाद से देखा जा रहा है कि बिहार में सियासत काफी गर्मा गई और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि NDA में हलचलें बढ़ गई है। ये तो देखिए, बहुत पहले से ये हलचल मच रहा था। जब से ये नई सरकार बनी थी, उस वक्त से ही जो कहीं का माहौल बना हुआ था। NDA को पूर्ण बहुमत नहीं मिलती, BJP को जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है, और उसके बाद जो है वो लोगों को अपने तक खींचने के लिए जो कोशिश की गई। नीतीश कुमार जी को बहुत उम्मीदें थी कि हमें जो है कैबिनेट में बहुत बड़ी जगह मिलेगी, बिहार को स्पेशल राज का जगह मिलेगा, और जो उनके दूसरे सहयोगी दल है उनको भी बहुत सारी उम्मीदें थी। लेकिन ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि माननीय प्रधानमंत्री जो है हमारे मोदी जी, तो उनको जरा सा भी पसंद नहीं है गठबंधन की राजनीति, और वो उनके जो नेचर में शामिल है। कभी भी वो कोalition गवर्नमेंट उन्होंने चलाया नहीं। जो उनकी नेचर वाली नेचर है, वो नेचर जो है वो धीरे धीरे लोगों को पता लग गया, दिखने लग गया कि भाई अब जो है मुझे
अपने हिसाब से चल रहा है। आपने देखा जो कैबिनेट जो बनी थी वो कैबिनेट जो है ठीक वो पुरानी कैबिनेट है, कोई नई कैबिनेट तो बनी नहीं। और जो जगह ये लोग चाह रहे थे मिलना इन लोगों को, वो मिनिस्ट्री चाह रहे थे, फाइनेंस चाह रहे थे, रेल चाह रहे थे, तो ये सब चीजें मिली नहीं। जब नहीं मिली उसके बाद जो है खेल जो इन लोग का शुरू हुआ, मनमुटाव वहीं से शुरू हुआ था। लेकिन फिर सोचा कि आगे कुछ पैकेजेस मिलेंगे बढ़िया से, तो वो पैकेज भी इन लोग को मिला कि नहीं मिला, ये तो अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। दूसरी बात ये कि देखिए, अब 240 को किसी भी तरह से कहने का कि मोदी जी को कभी पसंद नहीं कोalition बनाना, तो इस 272-73 के आंकड़ों को पहुंचने के लिए उन्होंने कोशिशें की हैं, और उस कोशिशों में जो है अपने ही लोगों की पूरा इतिहास 10 साल का आप देख लीजिएगा। यहाँ प्रवक्ता चले गए अभी, आप उनसे देखिए उनका इतिहास है, जिनके साथ उन्होंने अपना कोalition बनाया उन्हीं को पहले खत्म किया। चाहे आप देख ले पंजाब में देख लीजिए अकाली दल के साथ क्या किया, उड़ीसा में देख कितना साथ दिया करता था बजट को पास कराने में, हर तरह के जो इशूज को जो है वहां पास कराने में, बिल को पास कराने में बीजू पटनायक का जो है उनके पटनायक जी की मदद किया करते थे, उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। शिवसेना को देखिए उसको कर दिया आपने। तो इसी तरह से उन्होंने अब दूसरा खेल शुरू किया नीतीश कुमार ने। तो नीतीश कुमार ने तो देखा कई बार उनके साथ हो चुका है, उनकी पार्टी का जो नॉर्थ ईस्ट में जो विधायक थे उनको अपने में ले लिया, और दो बार इससे 3 बार से ज्यादा इसका ये है। वो ये चीज नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो चुका है कि कहीं हमारी पार्टी को जो हमारे मीडिया में खबर बीजेपी जो है अपनी जो सहयोगी दल है अपने लोगों को वोट अपनी तरफ पूरी तरह से ले आएंगे, उनको विधायकों को तोड़ेंगे। एक और देखिए हनुमान जी थे बेचारे, पूरी वजह में हनुमान जी की तरफ बने हुए थे चिराग पासवान, उनकी क्या स्थिति कर दी है, उनके ऊपर जो है नहीं विधायक के द्वारा सहयोगी दल रहते हुए विधायक के द्वारा जो है केस करवा दिए, इशू बना दिए। तो बहुत सारे अपने और उनकी जो चाचा जो उनके साथ धोखा दिया था उसको भी जो है अपने साथ बुला करके करते। तो ये पूरी तरह से जो बीजेपी की जो चाल अभी चल रही है, जिससे उनके सहयोगी दल बहुत ही आहत है। अभी इसका नतीजा जो है नीतीश कुमार को भी दिख रहा है कि हमारे कब अभी भी जो है पूरी मीडिया में इस बात की पहल चल रही है नीतीश कुमार जी पार्टी नहीं चल रहे हैं, जो बीजेपी के जो अमित शाह के जो लोग हैं, मोदी अमित शाह के जो लोग हैं उनको पार्टी को चला। जहां तक मैं जहां तक सच्चाई है ये हमारे सिन्हा बताएंगे, लेकिन ये बात है दुखी है नीतीश कुमार अंदर से दुखी है कि जब तक मैं इनके साथ जाता हूँ हमारे साथ जो है हमारे लोगों ने कोशिश की कोशिश करते हैं, तो आहत है वो इसी आहत से निकलने के लिए कुछ अपना जो है राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। सौरभ जी ने तो बहुत अच्छे से बताया इस बात को कि भाई अभी जो चल रहा है हालात सेंट्रल से लेके स्टेट में। चलिए ठीक है, ठीक है, फिर आपके पास आएंगे। सीधा रुख करते हैं राम पुकार सिन्हा जी का। राम पुकार जी सभा जी, जी क्या कोई बड़ा खेल होने वाला है क्या सभा जी? नीतीश कुमार की कुछ नहीं होने वाला है सभा जी कुछ नहीं होने वाला है। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी अब पुनः राजद की ओर कभी नहीं जा सकते हैं। आज जो मान सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी का एनडीए गठबंधन से मिला है, वो मुख्यमंत्री जी उस मान सम्मान को कभी नहीं भूल सकते हैं। आपको मैं बतला दूं, इंडी अलायंस को आदरणीय मुख्यमंत्री जी बनाए थे, और इंडी अलायंस में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इन लोगों ने क्या फजीयत किया, ये सोचने की बात है। पूरी भारत की जनता देखी, बिहार की जनता देखी है। इसलिए अब अगर राष्ट्रीय जनता दल के लोग अगर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे होंगे कि पुनः नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ आ जाएंगे, तो ये कदापि भी संभव नहीं है। बिहार में एनडीए गठबंधन बहुत मजबूती के साथ है, जहां भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यू है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता हमारे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी है, जीतन राम मांझी जी हैं, उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, और राष्ट्रीय और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिसके नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। तो इसलिए अब राष्ट्रीय जनता दल के लोग अगर ये दिमाग में भ्रम पाल लिए होंगे कि पुनः नीतीश जी हमारे साथ आएंगे और हम लोग पुनः सरकार में शामिल हो जाएंगे बिहार में, तो एक कदापि भी संभव नहीं है। बिहार की जनता भी अब ये सुन लीजिए, ये राष्ट्रीय जनता दल नहीं कह रही है, ये राष्ट्रीय जनता दल नहीं कह रही है। अरे जरा सुनिए ना, आर्यन जी,
जरा सुनिए बात को, आपके डिबेट को मैं बहुत अच्छा ढंग से सुना हूँ। और हम लोग जब बैठे हैं तो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग कोई लेमैन लोग इसमें नहीं बैठे हुए, सभी डिबेट में बैठने वाले प्रबुद्ध लोग हैं, एक से एक विद्वान लोग हैं। जरा समझिए, आपकी बात को भी मैं सुना हूँ, बाद में मेरे बात का आप खंडन कीजिएगा, लेकिन इतना मैं जरूर कह देना चाहता हूँ कि बिहार में एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ है। अगर तेजस्वी जी अगर मुख्यमंत्री जी से मिलने आए तो सूचना आयुक्त का जो गठन होने वाला है बिहार में, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष सबको लेकर उसका गठन होता है। उस दृष्टिकोण से आए हैं। अगर इस पर मीडिया कुछ कयास लगा रही है तो यह कयास समझिए कि बेकार है। इसलिए नीतीश कुमार जी, रामपुकार सिन्हा जी, आप कयास को बेकार भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपके नेता की छवि ही ऐसी रही है कि सवाल तो उठेंगे ही। अरे सभाजी मीडिया का काम है सवाल उठाना। लेकिन नीतीश जी ने जब एनडीए में आए तो उन्होंने बोला था कि ऐसा गलती हम नहीं करेंगे। जिस इंडिया अलायंस को नीतीश जी बनाए थे और उस इंडिया अलायंस में नीतीश जी का कोई वहां माने पद तक नहीं दिया गया, तो समझने की बात है। और नीतीश जी जितना सुकून के साथ एनडीए गठबंधन में है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में है, सुकून के साथ सरकार चला रहे, कोई प्रेस पॉलिटिक्स नहीं है। नीतीश जी पूरे अमन चैन के साथ बिहार सरकार को अच्छा ढंग से चला रहे हैं, कानून के साथ, न्याय के साथ विकास का कार्य हो रहा है। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हम सभी एनडीए गठबंधन के लोग पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव हम तमाम एनडीए गठबंधन के लोग लड़ने के लिए तैयार है। सभा जी, रामपुकार सिन्हा जी, लेकिन हसनैन जी तो कह रहे थे कि वो अब भी खुश नहीं है आप लोगों के साथ रहकर भी। अच्छा, हसनैन जी के कहने का तात्पर्य अलग है तब ना। उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, और बिहार में पिछलगू राष्ट्रीय जनता दल के बन के रह रही है। राष्ट्रीय पार्टी को थोड़ा अपना इम्प्रेशन, अपना तेवर दिखाना पड़ना चाहिए बिहार में, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। और इसलिए ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। हसनैन साहब का कहने का काम है, कहे हुए तो कांग्रेस पार्टी बिहार में किस तरह राष्ट्रीय जनता दल जो क्षेत्रीय पार्टी है, राज्य की पार्टी है, उसके पिछलगू बनकर रह रही है, तो क्या बोल सकते हैं। ज्यादा हम उनके बात पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम इतना जरूर कहेंगे कि बिहार में एनडीए गठबंधन पूरी दमखम के साथ मजबूत है और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव हम लोग लड़ने के लिए तैयार है। चलिए फिर आपका रुख करेंगे, हसनैन जी आपका रुख करेंगे, लेकिन हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी के पास भी कुछ सवाल है। सौरभ जी। जी बिल्कुल, मेरा सवाल जो है वो आरजू खान से ही है। आरजू खान, ये बताइए, चुनाव में अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त है, ऐसे में इस बैठक का क्या मायने है? क्यों जरूरी हो गई कि अचानक सभी एमएलए को, सभी एमपी को और सभी एमएलसी को बुलाना पड़ा राजा सुप्रीमो? देखिए मैं बता दे रहा हूं आपको सौरभ जी, बहुत मैंने आपको पहले ही कहा आपके डिबेट में बैठ के कि सूचना आयुक्त की जो थी वो नियुक्ति को लेके हुई थी और एक संवैधानिक जो है नहीं, मतलब मेरा सवाल आपने सुना नहीं। तेजस्वी क्यों मिले नीतीश कुमार से, ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ। आपने जो आज बैठक बुलाई है जिसमें तमाम आरजेडी के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो विधान परिषद के जो सदस्य हैं, उनको जो बुलाया गया, इसकी जरूरत क्या थी? देखिए, ये हमारा पहले से था, ये एकाएक नहीं बुलाई गई है, ये पहले से इसकी समय और तारीख जो है सब कुछ बता के रखा गया था। लेकिन अगर इस तरीके का अगर सवाल उठेगा तो सवाल हम ये भी कर सकते हैं, हमारे पूछने का अधिकार है कि जनता दल यूनाइटेड जो है 150 आदमियों को भी कुछ 2-3 दिन पहले, जो 1 हफ्ते पहले बेरोजगार की है, अपने प्रदेश की नई कार्यकारिणी बनाई है, सारी टीम को नया निकाल दिया, 150 लोगों को, नए लोगों को नियुक्त की है। अभी एनडीए चिराग पासवान जो है दिल्ली से आनंद फानन में आए और अपने मंत्री, अपने सांसदों के साथ वो बैठक करते हैं और फिर आनंद फानन में दिल्ली भाग के जाते हैं और फिर वहां भी मीटिंग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी 2 से 3 रोज पहले भी इसी तरीके का सब कुछ हो रहा था। आनंद फानन में मीटिंग बुलाई गई और रात में 7-8 बजे के करीब इनकी मीटिंग चल रही थी। तो अब इसको क्या कहा जा सकता है? ये सिर्फ सवाल राष्ट्रीय जनता दल पे ही अगर हो तो मुझे लगता है कि इंसाफ नहीं है। ये सारे पार्टियों के साथ हो रहा है और मैं तो ये कह रहा हूं कि राजनीति में क्या संभावनाओं को दरकिनार कर दिया जाता है। आप हुसैन साहब को, शहनवाज हुसैन साहब की बातों को याद करिए, ये जनता दल यूनाइटेड के जो प्रवक्ता संभावना जो आप कह रहे हैं वो किस बात को लेकर कह रहे हैं? क्या आप ये अभी भी मानकर बैठे हुए हैं कि नीतीश कुमार आपके पाले में आ सकते हैं?
नीतीश कुमार एक बार फिर से गठबंधन बदल सकते हैं? ये तो आने वाला, ऐसी संभावना आपको अभी भी लगती ये तो है? आने वाला वक्त बताएगा। मैं बता रहा हूँ, आपको एक इतिहास बता रहा हूँ। राजनीति का एक इतिहास होता है और वो इतिहास हमेशा बारंबार दोहराया जाता है। मैं उस बात को लेके मैं कह रहा हूँ कि राजनीति में संभावनाएं तो रहती है। और किसी को, शाहनवाज हुसैन साहब जब यहाँ से दिल्ली के लिए उड़ान उड़ रहे थे तो वो मंत्री बन के गए थे, और जैसे ही उन्होंने लैंड किया दिल्ली से पटना में, तो पता चला कि उनका वो मंत्री नहीं रहे हैं। और ये बड़े बड़े दावे करने वाले, मैंने तो देश के गृह मंत्री को मैंने देखा है दावा करते हुए कि हम नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद हो गया, आके बिहार में नहीं, खड़े ये होकर बिहार प्रदेशवासियों के सामने। आरजू खान ये आपकी पार्टी के तरफ से भी हुआ था, आपको शायद याद नहीं होगा। तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा सा बैनर पोस्टर लालू आवास के सामने उन्होंने दिखाया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि अब नीतीश कुमार की एंट्री जो है इस दरवाजे में कभी नहीं होगी, इस दरवाजे के अंदर। तो आपने भी बोला था, आपने भी एंट्री बंद की थी, बीजेपी ने भी एंट्री बंद की थी, लेकिन जब सत्ता मिलने की जब उम्मीद होती है ना, वो सारे एंट्री का बोर्ड जो है ना वो खत्म हो जाता है, वो हट जाता है। सौरभ जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको वही तो बताना चाहता हूं कि दरवाजे बंद कर दिया जाता है लेकिन खिड़कियां खोल दी जाती हैं। जो छोटा दरवाजा होता है ना दरवाजे के पीछे, वो खोल दी जाती है। और ये तमाम पार्टियां करती है, ये हमारी पार्टी हो, दूसरे की पार्टी हो, तो संभावनाओं को खारिज नहीं किया जा सकता है। लेकिन वो जो मीटिंग थी वो सचिव आयुक्त को लेकर नियुक्ति की मीटिंग थी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री के अलावा दूसरा नहीं रहता है। जो बीजेपी के प्रवक्ता भी कुछ देर पहले कह रहे थे कि आरजेडी को ये डर सता रही है कि उनकी पार्टी में एक बड़ी टूट ना हो जाए, इस डर से आज की बैठक बुलाई गई। मैंने भी तो काउंटर क्वेश्चन किया ना सौरभ जी, आप इस चीज को आपने सुना होगा कि जनता दल, श्याम रजक आपके बड़े नेता थे, कुछ दिन पहले ही उन्होंने पार्टी छोड़ दी। वो जनता दल यूनाइटेड के भी बड़े नेता थे, आपको सौरभ जी पता होगा, वो जनता दल यूनाइटेड के भी बड़े नेता थे। तो ये इलेक्शन के वक्त में आना जाना लगा रहता है, और हर पार्टियों से, जो सरकार में बैठी हुई पार्टियां हैं उसके कितने नेता हमारे पास आए हैं, हमारे प्रदेश कार्यालय में आके शपथ लिया है, दर्जनों के तादाद में लोग आए हैं। तो ये चीजें तो जब इलेक्शन आता है तो हर पार्टियों में ये लगा रहता है, ये एक तरीके का रूटीन है। और जिस तरीके से ये बोल रहे थे कि राजद में क्यों बैठक हो रही है, तो मैं उसी चीज का काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं ना कि 150 लोगों को जनता दल यूनाइटेड नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बैठक होना स्वाभाविक है, लेकिन मुद्दा क्या है? आज अगर बैठक हो रही है तो पार्टी का मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर आज चर्चा होगी, किस मुद्दे को लेकर आज बातचीत होगी, मैं ये जानना हम अपने कार्यालय की चीजें जो है, जो रूटीन जो हमारा मीटिंग होता है, उसी तरीके से ये भी है। अपने पुराने लोगों को भी बुलाया गया है, जो हमारे नए विधायक हैं उनको भी बुलाया गया है, पार्टी उनसे विचार विमर्श करेगी पार्टी को संदर्भ में लेते हुए। लेकिन ये चीज सारे पार्टियों में चल रही है, ये सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल में थोड़ी चल रहा है, वो चिराग पासवान की पार्टी में भी हो रही है, वो जनता दल यूनाइटेड सबकी पार्टी में होती है, सबकी पार्टी में होती है। बैठक तो स्वाभाविक प्रक्रिया है किसी भी पार्टी के लिए। सुमित जी, कैसे आपने बोल दिया कि पार्टी जो है वो टूट के कगार पे है, बड़ी टूट होने वाली है आरजेडी में, भ्रम पैदा करना चाहते हैं आप? देखिए सौरभ जी, मैं 2-3 प्रश्न जो मुझे समझ में आ रहे हैं, कारण कि अगर मुझे लगता है बैठक की अगर बात करें तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा बैठक बीजेपी में होती है। बिल्कुल सौरभ जी, 2-3 प्रश्न निकल करके आते हैं, और जहां तक मेरी समझ है मैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर एक के बाद एक देना चाहूंगा। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत होने वाली बैठकों के विषय में बात हो रही है, तो हम आम जनता की पार्टी हैं और लगभग पूरे विश्व में आज सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी का उदय हो चुका है। 11 करोड़ से भी ज्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत आते हैं, और आपने देखा होगा कोरोना काल में भी मैं बिहार की बात कर रहा हूं, कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी बता रहा हूँ, कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं को कहाँ लोगों की कितनी मदद करनी है, इस विषय पर भी बात होती है। पटना की सड़कों पर मुझे दिख रहा था, अभी सौरभ जी, मुझे पटना की सड़कों पर दिखा था कि कोरोना काल में कितने बीजेपी के नेता हमको सड़क पर नजर आ रहे हैं। सौरभ जी, मैं विषय से विषयांतर नहीं होना चाहता, मैं बस इतना बताऊंगा कि हमारे यहाँ अगर विधायकों की बैठक होती है तो हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, जो कि प्रत्येक 3 साल के बाद होता है,
और इस तो सदस्यता वही तो अभियान मैं के कह रहा हूँ कि संबंध में अगर विधायकों की आरजेडी जो की भूमिका बैठक हो है, रही है, विधायकों आरजेडी की बिल्कुल बैठक हो रही है, तो परेशानी की क्या बात है इसमें? नहीं होनी चाहिए बिल्कुल बैठक, बिल्कुल सब लोग करते हैं। सर निश्चित रूप से सौरभ जी बैठक होनी चाहिए, लेकिन बैठक करा के कस्में नहीं ली जानी चाहिए कि कौन किसके साथ है, बड़ी बड़ी बहन के साथ है कि छोटी बहन के साथ है कि बड़े भाई के क्या साथ है शशांक जी, कि कुछ छोटे भी भाई के साथ है, कुछ कस्में नहीं भी खानी चाहिए। और इसके अलावा सौरभ जी मुझे मेरी बात पूरी करने का मौका दिया जाए। बस आरजू जी देखिए, मैं मुझे बहुत ज्यादा हंसी नहीं ये देखिए नहीं सुमित जी, आरजू जी आप भी हंस रहे हैं। पर्सनल ना हो, आरजू मुझे जी लगता है यही नहीं ज्यादा मैं अच्छा पर्सनल रहेगा। नहीं हूँ, मैं जिस मुद्दे पर्सनल पर नहीं हूँ बातचीत आरजू हो जी। रही है, चर्चा हो बिल्कुल रही है, बिल्कुल बिल्कुल मैंने तो कभी बिल्कुल नहीं देखा कि किसी नेता से कस्में खिलाई जा रही है कि आप बहन के साथ हैं या भाई के साथ हैं। पता नहीं आपने कहाँ देखा है। तो इसीलिए मैं बिल्कुल कह रहा हूं ना कि पर्सनल चीजों सौरभ जी पर व्यक्तिगत कटाक्ष ना करें किसी को लेकर के, बिल्कुल वो ज्यादा बिल्कुल अच्छा है। बिल्कुल सौरभ जी, मूलभूत जो मुद्दे आपने हैं ना बोला एक कि आरजेडी को डर सता रही है कि उसकी पार्टी में एक बड़ी टूट होने वाली है, तो आप निश्चित सिंपल रूप ये से बताइए ना कि आरजेडी के निश्चित कितने सांसद, कितने विधायक आपके संपर्क में हैं? निश्चित रूप से सौरभ जी, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे चीजें छुपी हुई नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा कि आरजू जी को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो इस पर भी बहुत ज्यादा ये हंसने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन अभी अभी ये क्राइम पे डाटा दे रहे थे, तो 2-3 विषय मैं भी इनको बता देता हूँ कि अपराध तो की दर क्राइम के विगत नहीं 24 नहीं वर्ष नहीं में नहीं सबसे सुमित जी, आपने अच्छा किया आपने जी क्राइम जी के जी डाटा जी पर आप खुद ही आ जी गए। आप ये बिल्कुल बताइए कि ये जो डाटा रिलीज किया गया है, ये 150 से ज्यादा जो घटनाएं हुई है एक सप्ताह के अंदर, ये सही है या गलत है? देखिए सौरभ जी 2 प्रकार से कहीं ना कहीं अपराध को 2 प्रकार से देखने की आवश्यकता है, एक संगठित अपराध और गैर संगठित अपराध। तो लालू जी का काल बार बार 90 के दशक में जाना पड़ता है, मजबूरी है कि 90 के दशक में जो कहीं ना कहीं संगठित अपराध और आज के समय में जो गैर संगठित अपराध जो होते हैं ना, उनको रोकने के लिए हम जिस तरीके से प्रयासरत हैं। कटिहार में 18 महीनों की जब इनकी सरकार थी, कटिहार में 71 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना होती है। पूर्णिया के गरुआ में 7 अप्रैल को आप आप देखेंगे एक कि वीक का जवाब दीजिए ना सुमित जी। दिलकुश जर्रा नामक व्यक्ति ने किस तरीके से एक महिला का बलात्कार किया, सहेलियों के साथ खेल रही बच्ची के सुमित जी अंगों में आप किस एक तरीके वीक का से जवाब बालू और दीजिए रेत ना। भरने का काम किया। मैं तो बता रहा हूं ना सौरभ जी कि सरकार इन चीजों को सजगता के साथ देख रही है और बिहार पुलिस तो सक्षम है सजगता के साथ ऐसी चीजों देख को रही है और रोकने के फिर भी लिए। क्राइम और जो है वो और रुक नहीं रहा, वो और घट नहीं हमारे रहा है। माननीय क्राइम घटेगा और क्राइम घटाने के लिए लगातार इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन बार बार जब तुलनात्मक अध्ययन की बात होती है, तो पूर्व में जब कभी भी आरजेडी सत्ता में मैं रही है, चाहे तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर रहा, मैं उसको देखना तुलनात्मक पड़ेगा, अध्ययन कर ही नहीं रहा उसको हूं। देखना पड़ेगा सौरभ क्राइम जी। में नहीं देखिए, क्राइम में तुलनात्मक अध्ययन होना भी नहीं चाहिए। मैं ये नहीं पूछ बिल्कुल रहा हूं कि सौरभ जी, कौन बेहतर है, मैं ये कह रहा देखिए हूं कि जो अगर स्थिति आज है ये नहीं होनी चाहिए। सौरभ जी, राज्य में अगर एक भी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है, एक भी व्यक्ति के साथ अगर अपराध की घटना होती है, तो निश्चित रूप से आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेते हुए कहीं ना कहीं उस क्राइम को रोकने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और हम कर रहे हैं। लेकिन ये हमारी ये नीति है, प्रयास हमारे दिख नहीं सिद्धांत रहा, है। ये आप प्रयास जो है ना आने वो दिख नहीं रहा ग्राउंड कुछ लेवल। कुछ ग्राउंड लेवल पर चीजें सौरभ जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बोल सकते हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर चीजों को आपको भी मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। आरजू खान यहां बैठे हुए हैं, इनके नेता जिस तरीके से अपराधियों की जमात को भरे जा रहे हैं। बिहार में पढ़ा लिखा नेता नहीं था क्या कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का नेता ला करके राज्यसभा भेज दिया, किसकी बात कर रहे जमीन हैं आप? खरीदेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? किसकी नाम बात कर लीजिए। रहा हूं? आप किसकी बात कर रहे हैं? जिसकी बात कर रहा हूं वो तो कभी भी इनके बड़े भाई के पीछे खड़े नहीं दिखाई देते हैं, सिर्फ शशांक अरे छोटे आप भाई के नाम पीछे लीजिए ही ना, खड़े आप दिखाई सुमित देते जी हैं। आप नाम ये लेके भी बता बताइए दीजिए ना, ना आ जाइए। सौरभ जी, आप शशांक नाम जी लेके बताइए ना विषय किसकी में बात कर रहे हैं। आगे मत। जिसके आप विषय में मैं मुद्दे से बात कर रहा हूं भटकाइए ना, मत। मैं मुद्दे से नहीं भटक रहा हूं। बिहार के लोगों को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पार्टी चलाओगे तो आप बिहार में, दीजिए आप ना, तो सत्ता में बैठे आप क्यों नहीं देते हैं? आप सत्ता में बैठे बिहार आप के क्यों नहीं दे लोगों को रहे ही हैं? जगह दोगे ना। एक हफ्ते में पार्टी 150 चलाओगे लोगों के बिहार साथ में, अन्याय हो गई, पार्टी बलात्कार हो चलाओगे गया, आप बिहार क्यों नहीं दे में, रहे हैं? पार्टी चलाओगे शशांक बिहार जी में और आप क्यों बिहार नहीं के दे लिए रहे नीति हैं? निर्माण करता खोज के लाओगे हरियाणा से।
हरियाणा से नीति निर्माणकर्ता खोज के लाओगे? छोटे भाई के पीछे खड़े दिखाई देते हैं, बड़ा भाई नहीं दिखता है। बड़े भाई के भी तो पीछे खड़े हो जाइए भैया, वो भी तो दिखना चाहिए ना। चलिए आरजू खान जवाब दीजिए। हसनैन जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ मेरे पास। चलिए आप ही जवाब दे दीजिए। देखिए ऐसा आप भी है, गठबंधन में एक सहयोगी पार्टी के तौर पर है, मजबूत सहयोगी पार्टी के तौर पर। हमारी अपनी जो है अपनी रणनीतियां होती है, मैं अपनी समझ होती है। हमारे राहुल गांधी देखिए जो पूरे भारत में जो राज कर रहे हैं और जो लोगों के बीच बेचैनी पैदा की है, उन्हीं का इन सब चीजों का देखिए। मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ। देखिए सौरभ जी, बीजेपी के लोगों से हम ये हरगिज उम्मीद नहीं रख सकते कि वो एक सबको समाजवाद पे जो है सबको लेके चलने का रवैया रखे या उस पर चलने की कोशिशें करें। इनके जो मुख्यमंत्री है, मैं थोड़ा सा लेना चाहता हूँ। इनके मुख्यमंत्री ऐसी बातें कि भारत के जो मेन जो मूल भावना है उस पर आहत करने की कोशिशें करते हैं। तो इनसे जो अपराध रोकने की बातें नहीं है, बल्कि ये तो अपराध को बढ़ावा देते हैं। शुक्रवार को एक बैठक बुलाई गई थी आरएसएस की, और उस आरएसएस में कहा गया कि अब हिंदुओं को और उग्र होना पड़ेगा। और वेरी नेक्स्ट डे आपने देखा कि हरियाणा में जो है जहाँ इलेक्शन होना है वहां पे एक मॉब लिंचिंग होती है, रेल में एक बूढ़े के साथ जो है उसको किया जाता है और उसको रिहाई भी मिल जाती है। हेमंत शर्मा जो है सीएम के स्थान पे, वो साफ कहते हैं कि मैं मुसलमानों का जो है कोई भी काम नहीं करूंगा, किस तरह का वक्तव्य देते हैं। तो आप इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी सारे तो कहना कि अब इनके पास जब से राहुल गांधी ने समाजवाद की बात की है, जब से कहा कि इलेक्शन जो जनगणना कराएंगे, तब से इनके ऊपर जो बेचैनी हो चुकी है कि अब जो है समाजवाद वर्सेस कम्युनिज्म हो चुका है। पूरी तरह से लोग जो है इनके जो झूठा हिंदुत्व है इसके खिलाफ जो है इनके जो लोगों को थोपना चाहते हैं, जो हिंदू इस तरह के कभी नहीं हो सकते, जो आतंकी बिहेवियर के लिए जो जाना चाहते हैं वो हरगिज नहीं हो सकते। तो इसलिए जो है उसको इन्होंने मुंह की खानी करनी पड़ी है, उनको बल्कि तमाचा मारा है और जाति संगठन के पीछे इनके जो सारी ताकत वो खत्म कर दी दिन ब दिन। यही चीज जो है अब वो बेचैन है, उनको पता लगता नहीं कि भाई अब मेरी सरकार रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो पूरी सामाजिक समीकरण है उसको तोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं और घटनाएं जो घट रही पूरी उसमें, इस चीज को ये उम्मीद आप कहीं से न रखें कि ये भारत में जो है स्थापित कर सकते हैं। इनका एक एजेंडा है, उस एजेंडे को पूरी तरह से ये जो है लागू करने की कोशिश है, जिसको राहुल गांधी ने पूरी तरह से जी बिल्कुल, मुझे लगता है कुछ तकनीकी परेशानी है, तो समय की भी कमी है, तो चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा। तो जहां जो बात मैं पहले शुरू में भी कह रहा था आपसे कि निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है, या मुख्यमंत्री जो हमारे नीतीश कुमार हैं उनका ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब जब वो जहां भी रहेंगे, अगर वो आज बीजेपी के साथ है तो अगर वो आरजेडी के नेताओं से मिलेंगे, चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो, तो बिहार में चर्चाएं शुरू हो जाएगी कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलने वाले। आपको याद होगा कि जब वो आरजेडी के साथ थे और बीजेपी के नेताओं से इनकी मुलाकात होती थी या बातचीत होती थी, तब चर्चा शुरू हो जाती थी कि क्या नीतीश कुमार आरजेडी छोड़ने वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कल की जो मुलाकात है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की, वो एक स्वाभाविक मुलाकात थी, एक बैठक थी जिसमें तेजस्वी यादव को जाना था। कारण वो सूचना आयुक्त की जो पद थी, जो काफी सालों से खाली थी, उसको भरना था और उसमें एक आम सहमति होती है, उसमें नेता प्रतिपक्ष की भी आम सहमति ली जाती है और उसके मेंबर होते हैं नेता प्रतिपक्ष। इसी के कारण तेजस्वी यादव को बुलाया गया था। लेकिन आज निश्चित रूप से जो बैठक आरजेडी के अंदर चल रही है, जिसमें तमाम विधायक, तमाम सांसद और तमाम विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनको बुलाया गया है, तो मुझे लगता है कि आरजेडी अपने मुद्दे को सेट करना चाहती है। विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी का मुद्दा क्या होगा, पार्टी की रणनीति क्या होगी, अगले विधानसभा चुनाव में किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाना है। और निश्चित रूप से आज जो बैठक
हो रही है आरजेडी की, उसमें तेजस्वी यादव ने सभी एमएलए और सभी एमपी को ये भी कहा होगा कि आप लोगों के बीच जाइए और 17 महीने का जो कार्यकाल रहा है महागठबंधन सरकार का, उसकी जो उपलब्धि रही है वो भी जनता के सामने जरूर आप लोग रखें। इसके अलावा चाहे जाति आधारित गणना की बात हो जो लगातार आरजेडी कर रही है कि केंद्र सरकार से कि पूरे देश में होनी चाहिए, या फिर आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने की जो बात है, चाहे विशेष राज्य की दर्जे की मांग है, तो निश्चित रूप से ये आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें एक बड़ा मुद्दा कैसे बनाया जाए, इन सब बातों पर भी आज चर्चा जरूर बैठक में हो रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल जब से सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है तब से हलचलें तेज हो गई है। हालांकि हलचलें इसलिए भी हो रही है क्योंकि अगर पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार कहीं भी रहे, अगर वो मान लीजिए इंडिया गठबंधन के साथ रहते हैं और वो एनडीए के किसी के साथ मिलते हैं तो हलचल ये तेज हो जाती है कि क्या कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। और अब वो एनडीए के साथ है और इंडिया गठबंधन के नेता यानी कि तेजस्वी यादव से मिले हैं, तो इस बात की चर्चाएं सियासी गलियारों में तेज हो गई है कि कहीं फिर से कोई बड़ा बदलाव तो नहीं होने वाला है। हालांकि क्या होने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।